नमस्ते। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो कि शोध अनुसंधान के कुछ मुख्य सोपान के बारे में संक्षेप में पढ़ने के लिए वर्णन किए थे, जिसके अनुसार ये सभी को समझकर हमने सोपान के सेकेंड स्टेप को भी देख लिया था। इसके साथ साथ देखते हैं सोपान के तीसरा स्टेप कौन सा है। प्रदत्त को तथ्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकत्रित की गई जानकारी में परिभाषित किया गया है। प्रदत्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अग्रलिखित हैं, जैसे कि प्रदत्त उपकल्पना चरों के बारे में तथ्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा में यदि प्रदत्त के निष्कर्ष उपकल्पना अनुरूप के हैं तो शून्य उपकल्पना को स्वीकार किया जाता है। तीसरा है यदि प्रदत्त उपकल्पना के अनुरूप नहीं है तो उपकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाता है। चौथा है भविष्यवाणी में स्थिरता निर्धारित करने के लिए डेटा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। यह भविष्यवाणी से अभिप्राय उपकल्पना परिकल्पना की स्थापना से है। प्रदत्तों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक एवं गौण प्रदत्त, वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ प्रदत्त, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रदत्त। तो प्राथमिक देखते हैं। प्राथमिक प्रदत्त एवं गौण प्रदत्त का देखते हैं। इसको प्राथमिक प्रदत्त वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्यों से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि गौण प्रदत्त कुछ अन्य अनुसंधान के उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक प्रदत्त शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं और यह सर्वेक्षण जो है टिप्पणियों और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। यह काफ़ी खर्चीले होते हैं एवं इससे प्राप्त करना कठिन होता है। गौण प्रदत्त बाह्य स्रोतों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाएं, किताबें और समाचार पत्र इत्यादि। ये प्रदत्त विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकत्रित किए जा सकते हैं। यह प्रदत्त मितव्ययी होते हैं और इससे जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रदत्त एवं वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ प्रदत्त होता क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रदत्त किसी एक व्यक्ति के विचारों से संबंधित नहीं होते हैं। इनका उपयोग मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है। दूसरी ओर विषयनिष्ठ प्रदत्त केवल एक व्यक्ति की राय पर आधारित हो सकता है। यहाँ शोधकर्ता पर निर्भर हो सकता है कि इनका उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। गुणात्मक प्रदत्त और मात्रात्मक प्रदत्त होता क्या है। गुणात्मक प्रदत्त में संख्यात्मक मूल्यों के बिना ही वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए असंरचित साक्षात्कार में तथ्यों की उत्पत्ति करता है। इसके लिए शोधकर्ता की व्याख्या की आवश्यकता होती है। मात्रात्मक प्रदत्त में संख्या का उपयोग वस्तुओं के गुणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। मात्रात्मक प्रदत्त में बड़े प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है और इसमें उचित प्रतिदर्श अभिकल्प के सामान्यीकरण करने की क्षमता भी अधिक होती है। अवलोकन विषय वैज्ञानिक शोध में अवलोकन शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। यह विधि व्यवहारिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है। इसमें प्रतिवादियों के साक्षात्कार के बिना जांचकर्ता के स्वयं के अवलोकन के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है और प्राप्त जानकारी वर्तमान घटनाओं से संबंधित होती है। इस विधि में
अनुसंधानकर्ता जो भी होता है वो उसके द्वारा प्राथमिक प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। इस विधि द्वारा गहराई से अध्ययन संभव हो पाता है। इस विधि का प्रयोग उन समस्याओं के अध्ययन हेतु किया जाता है जिनके बारे में अनुमान के द्वारा या पूछ कर नहीं किया जाता है। अवलोकन के प्रकार देखते हैं क्या क्या है। संरचित अवलोकन, इसका प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए किया जाता है। असंरचित अवलोकन, इसका उपयोग अन्वेषी अनुसंधान में किया जाता है। प्रतिभागी अवलोकन, प्रतिभागी अवलोकन एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसमें शोधकर्ता न केवल अनुसंधान प्रतिभागियों की गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है अपितु इसके अनुसार जो भी बल्कि अनुसंधान प्रतिभागियों के वातावरण में समावेशित हो जाता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं। वैधता, अंतर्दृष्टि, लचीलापन। वैधता देखेंगे क्योंकि जानकारी स्वयं एकत्रित की जाती है कानून द्वारा। अंतर्दृष्टि में देखेंगे इससे शोधकर्ता को वह जानकारी मिल जाती है जो बाह्य व्यक्तियों को नहीं मिल सकती है। लचीलापन में है जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है, परंतु इसमें कुछ सीमाएं भी हैं जैसे कि पूर्वाग्रह की संभावनाएं, ज़्यादा खर्चीला होना, दीर्घकाल, छोटा प्रतिदर्श इत्यादि। चौथा है देखेंगे इसका गैर प्रतिभागी अवलोकन। यह काफ़ी हद तक प्रतिभागी अवलोकन से विपरीत स्थिति है जिसमें पर्यवेक्षण समूह की गतिविधियों में भाग लिए बिना निष्क्रिय रूप में समूह की गतिविधियों का अवलोकन करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ पूर्वाग्रह से मुक्त होना है, परंतु जानकारी इतनी गहन नहीं मिल पाती है कि अंध अवलोकन। इसका उद्देश्य अनुसंधान को पूर्वाग्रह से पूर्णतः मुक्त करना है। इसमें परीक्षण अधीन व्यक्तियों को निरुद्देश्यता से प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इस बात का पता शोधकर्ता को भी नहीं होता है कि किस व्यक्ति को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है, वह शोधकर्ता के बाद में ही पता चलता है। लघु चित्र या विग्नेट्स में क्या होता है, इसमें वे उत्तेजनाएं सम्मिलित हैं जो वास्तविकता के तत्वों को चित्रित करती है जिनके लिए शोधकर्ता प्रतिभागी के लिए सरलता से प्रतिक्रिया देते हैं। वे गुणात्मक शोध में धारणाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को दर्शाते हैं। अवलोकन की सीमाएं, ऐसे कई व्यवहारिक पहलू होते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकते। साथ साथ यह विधि बहुत हद तक खर्चीली होती है। सर्वेक्षण विधि देखेंगे। अवलोकन विधि सर्वेक्षण विधि का पूरक है। सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसे अध्याय से है जिनमें शोधकर्ता किसी विशेष स्थान पर जाकर कुछ अवस्थाओं या परिस्थितियों से संबंधित सही सूचनाओं का संकलन करता है, जैसे कि स्कूलों का सर्वेक्षण करना। यह दृष्टिकोण वर्णनात्मक जानकारी से एकत्रित करने के लिए सबसे अनुकूल है और यह शोध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह विधि दो प्रकार के होते हैं, संरक्षित सर्वेक्षण और असंरक्षित सर्वेक्षण। तो देखते हैं इसमें प्रतिवादियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नों की औपचारिक सूची का उपयोग किया जाता है। असंरचित सर्वेक्षण में इसमें साक्षात्कारकर्ता को लचीलापन मिलता है और साथ ही प्रतिवादी से जानकारी कैसे प्राप्त करनी चाहिए उसका वह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार को अपनी इच्छा से दिशा दे सकता है। सर्वेक्षण विधि से लाभ क्या क्या होते हैं देखते हैं। यह अवलोकन विधि की तुलना में कम खर्चीली होती है। यह विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
संरक्षण विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें गोपनीयता की समस्या होती है। इस विधि में कुछ प्रतिवादियों की तरफ से अनिच्छा की संभावना रहती है। यह किसी पूर्वग्रह से ग्रस्त भी हो सकते हैं। संपर्क विधि देखते हैं। जानकारी मुख्यतः मेल, टेलीफोन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं इसके द्वारा की जा सकती है। डाक प्रश्नावली, इसमें प्रश्नावली डाक से प्रतिवादी तक भेजी जाती है। साथ साथ वर्तमान में इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। टेलीफोनिक साक्षात्कार, इसके कुछ लाभ हैं। यह एक तीव्र तरीका है। यह साक्षात्कारकर्ता को अधिक लचीलापन देता है क्योंकि वह उत्तरदाता जो है उसके द्वारा ठीक से समझ में नहीं आने वाले को प्रश्नों की व्याख्या भी कर सकते हैं। साथ साथ इसके अंतर्गत प्रतिदर्श आकार अधिक नियंत्रित करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया दर अधिक है। सीमाएं, साक्षात्कार इसके जो करता है अधिक कुशल होना चाहिए, उच्च लागत होना चाहिए, गोपनीयता के मुद्दे अच्छे से पूर्ण मानकीकरण संभव नहीं है, समय के अभाव के कारण गलत प्रतिवृष्टि संभव है। डाक प्रश्नावली के लाभ देखते हैं। इसमें प्रत्येक प्रतिवादी से कम लागत पर अधिक जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा में मेल प्रश्नावली में प्रतिवादी व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर अधिक निष्ठापूर्वक दे सकता है। इसमें पूर्वग्रह से रहित होने की संभावना अधिक होती है। यह प्रतिवादियों के लिए उत्तर देने में सुविधाजनक होती है। डाक प्रश्नावली की सीमाएं, ये लाभ है, ये सीमा देखते हैं। इस प्रश्नावली में लचीलापन नहीं होता है। यह टेलीफोन पर बात करने या व्यक्तिगत साक्षात्कार से अधिक समय लेती है। इसमें प्रतिक्रिया काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया पर शोधकर्ता पर नियंत्रित बहुत कम होता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, इस साक्षात्कार में लचीलापन होता है। यह जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करना है। प्रशिक्षित जो है साक्षात्कारकर्ता प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित करते हैं। व्यक्तिगत जो है साक्षात्कार का किसी भी प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है। यह दो प्रकार का होता है, अवरोधन साक्षात्कार और समूह केंद्रित साक्षात्कार। इसके अवरोधन साक्षात्कार में देखते हैं। अवरोधन साक्षात्कार के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। यह साक्षात्कार विपणन अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि पर्यटन में। इसके माध्यम से शोधकर्ता कम समय में अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच सकता है। इसमें घरों, कार्यालयों, सड़क पर या शॉपिंग मॉल में लोगों से बात करना सम्मिलित है। अवरोधन साक्षात्कार की सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता की ओर से त्रुटि और पूर्वग्रह की संभावना होती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता बात करते समय अहज हो जाते हैं। इसके कुछ समूह केंद्रित साक्षात्कार की देखते हैं। यह साक्षात्कार मुख्य रूप से 6 से 10 लोगों को एकत्रित करने कुछ घंटों के लिए किया जाता है। यह कुछ उत्पाद, सेवा या संगठन के बारे में बात करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सब एक परिनियामक के पर्यवेक्षण में होता है, जो कि इस प्रकार के साक्षात्कार को एक दिशा प्रदान करता है कि कैसे करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, किस प्रकार की इसका क्वालिटी रखना चाहिए, प्लेस रखना चाहिए, प्राइस रखना चाहिए, प्रमोशन कैसे करना चाहिए, इस प्रकार का दिशा प्रदान करते हैं। इसमें परिनियामक को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए एवं उसे विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथ साथ एक साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जानी चाहिए ताकि किसी संभावित विवाद से बचा जा सके।
यह साक्षात्कार का एक व्यापक विषय एवं दृष्टिकोण से आरंभ होता है, बाद में विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होने की संभावना होती है। इसके लिए परिनियामक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन इस विधि की अपनी सीमाएं हैं। इसमें प्रतिदर्श का आकार छोटा रहता है, जिससे सामान्यीकरण करना कठिन हो जाता है और वस्तुनिष्ठता की संभावना अधिक रहती है। प्रश्नावली में संरक्षण में क्या रहता है? यह सूचना प्राप्त करने की अत्यधिक प्रचलित, साधारण, बहुमुखी एवं अल्प लागत वाली आत्मसंवाद विधि है। इसके अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित प्रश्नों का समुचित विकसित किया जाता है। इसमें प्रतिवादी को प्रश्नों का उत्तर लिखित में देना होता है और मौखिक रूप में नहीं। यह काफ़ी सीमा तक अति संरचित साक्षात्कार के समान ही होता है। प्रश्नावली को व्यक्तियों के एक समूह में बांटा जा सकता है जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं तथा अनुसंधानकर्ता को वापस कर देते हैं। अक्सर प्रश्नावली दो तरह के प्रश्न उठाते हैं, मुक्त या विस्तृत। इसका मतलब होता है कि यह मुक्त या बंद, खुला हुआ या बंद। मुक्त प्रश्नों में प्रतिवादी कोई भी उत्तर दे सकता है जिसे वह उचित समझता है, जबकि अमुक्त प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न तथा उसके संभावित दिए गए होते हैं और प्रतिवादी को सही उत्तर चुनना होता है। अमुक्त प्रश्नों की प्रतिक्रिया जो है उसके उदाहरण से इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि हाँ, नहीं, सही, गलत इत्यादि। प्रश्नावली का मुख्यतः इसका प्रयोग जो है उसका मुख्यतः व्यक्तियों की प्रत्याशाओं तथा आकांक्षाओं की जानकारी इसके हेतु किया जाता है। काफ़ी सर्वेक्षण में डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान का चौथा स्टेप देखेंगे, न्यायादर्श या प्रतिदर्श का चयन। इसका इस प्रकार है। तो आज के लिए इतना ही। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर से करें और अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसको किस तरह से और बेहतर करें आप सजेस्ट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।